जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर का। क्लास 10th के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म तथा लवण। चलिए सबसे पहले चैप्टर नाम लिख लेते हैं। चैप्टर है भाई हमारे पास अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण, ये चैप्टर का नाम है दोस्तों। तो अम्ल और भस्म और लवण, इन तीनों चीज के बारे में आप जो है इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अम्ल के बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों, आपसे एक थी है, मतलब कहने का रिक्वेस्ट है कि आप अगर नहीं देखें वो पिछला वीडियो जिसमें कि आपको केमिस्ट्री के बारे में बताया गया था भाई, उसमें क्रियाशील श्रेणी, उन सभी चीज़ों के बारे में जिसमें आपको बताया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसके बिना आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आने वाला है। उम्मीद है दोस्तों आपने उस वीडियो को देख लिया होगा, और उसी आधार पर हम जो है अब इस वीडियो का कार्यक्रम स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर नहीं देखा है तो आपको जो है उस वीडियो का लिंक जो है आई बटन पे मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है उस लिंक। तो चलिए दोस्तों, हम जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और पहले चैप्टर का जो नाम है उसको पहले समझ लेते हैं। अम्ल क्या चीज होता है, सबसे पहले समझते हैं अम्ल क्या चीज होता है भाई। अम्ल देखते हैं। अम्ल को ही जो है इंग्लिश में दोस्तों एसिड बोलते हैं, एसिड। और अम्ल होता क्या चीज है वो आप समझिए दोस्तों। अम्ल जो होता है ना, वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो। अब दोस्तों देखिए, हम हमेशा पदार्थ बोलते हैं। अब आप कहेंगे भाई पदार्थ क्या चीज होता है, ये पदार्थ तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, पदार्थ हर वो चीज होता है पदार्थ जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान, आयतन, हर वो चीज हो, अर्थात जो रुकावट उत्पन्न करता हो, वो पदार्थ कहलाता है। क्या कहा हमने? पदार्थ वो चीज है या फिर वैसे चीज है या फिर जो स्थान घेरता हो, जो रुकावट उत्पन्न करता हो, जिसमें द्रव्यमान, आयतन दोनों उपस्थित हो, उसी को पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, उसी को बोलते हैं अम्ल। वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, उसी को अम्ल। हाँ भाई, अब जो है भस्म क्या बोलते हैं भाई? भस्म किसको बोलते हैं? भस्म जो होता है दोस्तों बेस, भस्म। ठीक, बेस। अब देखिए दोस्तों, भस्म क्या चीज होता है? तो दोस्तों, ये हो गया आपका स्वाद में खट्टा, और ये आपका स्वाद में जो होता है कड़वा होता है। स्वाद में कड़वा। वैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो उसे भस्म कहते हैं, और वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। हाँ, अब देखिए दोस्तों, ये स्वाद में खट्टा और ये तो भस्म और अम्ल का जो है डेफिनेशन तो हो ही गया। अम्ल और भस्म का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद लवण किसको बोलेंगे? लवण का उतना आपको मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। लवण जो होता है दोस्तों, जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर लेता है, उसके बाद वो जो है लवण बनाता है। कहने का मतलब उदास, एक तरह से बोल सकते हैं उदास हो जाता है। उदास हो जाता है, जिसमें ना अम्लीय गुण रहता है ना क्षारीय गुण रहता है, उसी को बोलते हैं लवण। ना अम्लीय गुण रहता है और ना ही क्षारीय गुण रहता है। ठीक ना? वैसा पदार्थ जिसमें ना अम्लीय हो ना क्षारीय गुण हो, उसी को बोलते हैं लवण, उसी को लवण। उम्मीद है दोस्तों आपको लवण तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये अम्ल और भस्म का तो डेफिनेशन हो गया आपको याद, लेकिन एक रसायन शास्त्री था जिसका नाम था आरहेनियस। रसायन शास्त्री है। इन्होंने क्या किया भाई? तो इन्होंने जो है ना अम्ल और भस्म का जो है कुछ अलग ही डेफिनेशन दिया। कहने का मतलब, इसने अम्ल और भस्म का जो है कुछ अलग डेफिनेशन, अलग मतलब हट के कुछ अलग। ऐसा नहीं है कि इसको मतलब इसने चेंज कर दिया, इसने कह दिया ऐसा कि भाई ये खट्टा होता है तो इसको जो है कड़वा बना दिया, ऐसा नहीं था। अम्ल खट्टा है तो खट्टा ही रहेगा, चाहे कोई भी बोले, हम बोले, आप बोले, या किसी भी देश में बोले, या कहीं भी बोले आपको, तो वो खट्टा ही होता है। अब देखिए दोस्तों, इसने आरहेनियस ने क्या कहा? इसने जो है इसमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है इसने निकाला कि भाई अम्ल जो होता है वह पदार्थ होता है, अम्ल वह पदार्थ होता है जो कि हमें, यदि उसमें जल का अपघटन कराया जाए, अम्ल वह पदार्थ होता है यदि इसमें जल का H2O यानी कि जल का अपघटन कराया जाए, जल से अपघटन कराया जाए। अपघटन का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपघटन अभिक्रिया के बारे में आपको बता दिए थे आप पहले चैप्टर में ही। अपघटन अभिक्रिया देखिए, अपघटन मतलब तोड़ना, तो H2O यानी अम्ल में जो है जल को मिलाकर वो जो है क्या बनाता है भाई? अगर वो H+ आयन दे रहा है, अम्ल में अगर जल मिलने के बाद अगर वो H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन यदि दे रहा है वो, तो समझिए वो अम्ल। क्या कहा इसने? कहा
कि वैसा यौगिक या फिर वैसा यौगिक जिसमें H2O, वैसा यौगिक जिससे H2O अभिक्रिया कर, वैसा यौगिक जिसमें H2O अभिक्रिया कर H प्लस आयन दे, वैसा यौगिक जिसमें H2O अभिक्रिया कर H प्लस आयन दे, उसी को जो है आर्हेनियस के अनुसार से इसने कहा कि अम्ल होता है। वैसा यौगिक जो H2O से अभिक्रिया कर H प्लस आयन प्रदान करे उसे अम्ल कहते हैं। किसके अनुसार ये डेफिनेशन है दोस्तों? आर्हेनियम के अनुसार से, आर्हेनियस के अनुसार से। तो ये आपको जो है क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है कि आर्हेनियस के अनुसार से अम्ल का परिभाषा दीजिए। और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों भस्म का, आर्हेनियस के अनुसार से। इसने क्या कहा? इसने कोई जो है मतलब चेंजिंग किया ही नहीं है। इसने कहा कि अम्ल जो है, अम्ल वैसा पदार्थ होता है जिसमें अगर H2O प्रवाहित करने के बाद अगर वो H प्लस आयन देता है तो वो हो गया अम्ल। और इसने कहा कि अब भस्म वो पदार्थ है जिसमें अगर आप H2O पर अपघटित कर दें, यही मतलब H2O अगर अथी कर दें, H2O अगर इसमें आप कर दें, मतलब क्या बोलते हैं, अभिक्रिया अगर H2O कर लेता है ये, तो ये अगर OH का आयन देता है, OH माइनस, OH का आयन यदि दे रहा है ना, तो समझ लीजिए वो भस्म है। क्या कहा इसने? कहा कि अगर किसी यौगिक में H2O अभिक्रिया कर, अगर किसी यौगिक में H2O अभिक्रिया कर OH माइनस यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है, तो वही हो जाता है हमारा भस्म। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अच्छा भाई अम्ल, इसको ये जो दिया इसने, ये अम्ल एक आध तो उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल में ले लिए इसका आर्हेनियम के अनुसार से जो इसने दिया। जैसे अम्ल एक तो ले लिया हम HCl में जो है जल को अपघटित कराए, तो ये जो है क्या बनाएगा भाई? तो H प्लस आयन देगा और प्लस में Cl, क्योंकि पहले प्लस लिखाता है फिर माइनस। किसी भी यौगिक को देखिएगा पहले प्लस फिर माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए H प्लस आयन दिया और क्लोरीन माइनस दिया, तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों एक और लेते हैं भाई, तो एक और क्या ले लें? H2SO4 ले लीजिए। H2SO4 में भी अगर आप हाइड्रोजन को, अगर आप H2O को अगर आप अभिक्रिया कराएंगे अम्ल को, तो ये जो है क्या निकालता है भाई? तो देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो H2 यानी हाइड्रोजन प्लस और प्लस निकालेगा भाई SO4 माइनस। तो हाइड्रोजन आयन दे रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है? एक अम्ल है। क्या है भाई? एक अम्ल है। तो अम्ल को पकड़ने का ये भी तरीका है, अगर वो जल से अभिक्रिया करने के बाद यदि वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, जल से अभिक्रिया करने के बाद वो अगर H प्लस दे रहा है तो वो क्या है? अम्ल है। H प्लस दे रहा है तो वो क्या है? अम्ल है। इसके एग्जाम्पल में आप इसे दे सकते हैं। उसके बाद भस्म का एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई। भस्म क्या चीज होता है? तो दोस्तों देखिए NaOH, अगर इसमें आप H2O प्रवाहित कर देते हैं तो फिर ये तोड़ के जो है क्या बना लेता है? Na प्लस OH। तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस यहाँ देखिए माइनस इधर आ गया माइनस और यहाँ हो गया प्लस। तो देखिए हम लोग को ये देखना है ना, अगर OH माइनस आयन निकल रहा है, OH माइनस आयन यानी OH ऋण आयन यदि निकल रहा है, इसी को जो है OH आयन भी बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रा ऑक्साइड आयन, हाइड्रा ऑक्साइड धन आयन नहीं ऋण आयन, ठीक ना, हाइड्रा ऑक्साइड। OH आयन दे रहा है तो वो क्या है? भस्म है। वो क्या है? भस्म है। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं एक और उदाहरण, KOH को अगर आप H2O से प्रभावित कर दें, H2O इसमें यदि आप कर दें थी तो अभिक्रिया कराएं, तो देखिए ये क्या बनाएगा? K हो गया प्लस और ये माइनस, तो K प्लस और उसके बाद भाई बनाएगा ये OH माइनस, तो ये हो गया। यही ना देखना है, OH माइनस अगर दे रहा है तो क्या है? वो भस्म है। OH माइनस अगर दे रहा है तो क्या है? वो भस्म है। और H प्लस आयन दे रहा है तो क्या है? वो अम्ल है। ये है भाई किसके अनुसार से? तो आर्हेनियस के अनुसार से। उम्मीद है दोस्तों आपको आर्हेनियस के अनुसार से तक का डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गया होगा अम्ल और भस्म का। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि भस्म को कौन सा, मतलब ये जो हम आपको लिखे हैं, ये इसको पकड़े कैसे कि कौन भस्म है कौन एथी है? ये तो भाई हमने आपको लिख के दे दिया कि भाई ये अम्ल है ये भस्म है, लेकिन आप इसको पकड़े कैसे? तो आप दोस्तों पकड़ने का एक बस मात्र ट्रिक देखिए, जिस भी यौगिक में अगर साथ में OH दिखे ना, जिस भी यौगिक में अगर साथ में OH दिखे तो समझ जाइएगा वो आपका भस्म है। जिस भी यौगिक में अगर साथ में आपके पास OH दिखे, ऐसा नहीं कि O एगो यहाँ है तो एगो H यहाँ पे और बीच में कोई चीज और आ गया, तो ऐसा तत्व वाला नहीं, ऐसा यौगिक नहीं। ऐसा यौगिक जिसमें OH साथ में दिखे वही हो जाएगा आपका भस्म, और बाकी इधर जितना भी आता है उसमें जो है अगर H रहे तो समझिए वो क्या है भाई? अगर H रहे तो वो क्या है?
अम्ल है। अधिकतम में यही गुण जो है लागू होता है। अधिकतम यौगिक में यही गुण लागू होता है कि अगर H रहे तो वो जो है अधिकतर क्या होता है भाई अम्ल, और अगर OH साथ में रहे तो वो क्या होता है भस्म। ये चीज आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे दोस्तों। इसने क्या कहा भाई, कहा दोस्तों, इसने कहा कि H प्लस आयन, H प्लस जो आयन है ना, H प्लस आयन अभी आपको बताया कि H प्लस आयन यदि निकल रहा है तो समझिए वो अम्ल है। तो इसने कहा कि H प्लस आयन यदि H2O से अभिक्रिया करता है, H2O से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। यदि H प्लस आयन H2O से अभिक्रिया करता है तो हमेशा जो है हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक, ये नोट में आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा गया है। पूछता है हाइड्रोजन आयन यदि H2O यानी कि जल से यदि अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो H3O प्लस बनाता है। इसी को जो है दोस्तों बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, याद रखिएगा ये। ठीक, अब देखिए कैसे भाई हम लोग कैसे मान लें, तो देखिए H प्लस है, H प्लस लिख दिए, उसके बाद H2O है, इसको मिला दिए। जब ये अभिक्रिया करता है तो देखिए H2 ये प्लस और यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस, सब देखिए। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये है ना, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब देखिए ये क्या करता है, H2 यहाँ पे है और यहाँ पे एक H है, यहाँ दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो H3 हुआ कि नहीं। उसके बाद O तो अकेला है, तो क्या बनाया ये H3O, और इसी को क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए दोस्तों आपका जो है ना एक और टॉपिक आपका यहाँ पे एक तो जो है एक यो भी नोट में आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी चीज आपका। क्या कहना है कि देखिए अब देखिए दोस्तों H प्लस आयन, यहाँ पे आपने देखा कि H प्लस आयन H2O से जैसे ही अभिक्रिया करता है तो वो जो है हाइड्रोनियम आयन बना देता है। अब आपने यहाँ पे देखा था कि एक भस्म पढ़े और एक अम्ल पढ़े, जबकि भस्म को ही दोस्तों क्या बोलते हैं क्षार, लेकिन ये गलत है। भस्म को, सभी भस्म जो है क्षार नहीं होता है, सभी भस्म क्षार नहीं होता है। क्षार किसको बोलते हैं, देखिए क्षार किसको बोल सकते हैं वो देखिए, वैसे भस्म जो जल में घुल जाए, वैसे भस्म जो जल में घुल जाए उसी को क्या बोलते हैं क्षार, उसी को क्षार बोलते हैं। वैसे भस्म जो जल में घुल जाए उसी को क्षार बोलते हैं। तो यहीं से एक ऑब्जेक्टिव निकलता है आपका कि देखिए वैसे भस्म जो जल में घुल जाए, यानी क्षार जो है ना, क्षार जो है भस्म में ही जो है एकाध चीज ऐसा है भस्म में जो कि नहीं घुलता है, बाकी घुल जाता है, तो भस्म को क्षार नहीं बोलेंगे। यानी कहने का मतलब सभी क्षार जो है ना, सभी क्षार क्या होता है, सभी क्षार भस्म हो सकता है, क्योंकि भस्म से ही जो है, भस्म यदि पानी में घुल रहा है तो क्षार बन रहा है, ठीक ना। तो सभी क्षार क्या हो सकता है, सभी क्षार भस्म हो सकता है, सभी क्षार भस्म हो सकते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते, सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सभी भस्म जो है दोस्तों जल में नहीं घुलता है, सभी भस्म जल में नहीं घुलता है। तो ये भी आप एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव आपका बनता है। तो हमने 3 पॉइंट आपको बताया, एक ये और एक ये और एक ये, तीनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आरएनएस ये तो 2 नंबर में आपको पूछता ही है। क्या बताया, वैसे भस्म जो जल में घुल जाए उसी को क्षार कहते हैं। उसके बाद सभी भस्म जो है, सभी क्षार भस्म हो सकते हैं, सभी क्षार भस्म हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि भस्म से ही जो है क्षार निकला है, तो सभी क्षार भस्म हो सकते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते, क्योंकि भस्म जो है वो कोई ऐसा भस्म है जो कि जल में घुलता है, कोई ऐसा भस्म जो है कि जल में नहीं घुलता है, लेकिन जो जल में घुलता है उसी को सिर्फ क्षार बोलते हैं। तो सभी भस्म थोड़ी ना क्षार हुआ, ठीक, ये चीज आप ध्यान में रखिए। उसके बाद अब इसे जो है आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे सूचक के बारे में, उसके बाद फिर और प्रक्रिया के बारे में। हाँ, अब दोस्तों हम लोग सूचक देखेंगे और जो है उसके कुछ गुण को देखेंगे। पहले देख लेते हैं सूचक क्या चीज होता है। सूचक, तो दोस्तों सूचक एक वैसा पदार्थ है, सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो कि किसी भी तत्व या किसी भी यौगिक को हमें अम्लीयता और क्षारीयता पहचानने में जो है मतलब सहायता प्रदान करता है। क्या कहें, यानी सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय
अम्लीय या क्षारीय गुण पहचान करने में कि कोई यौगिक जो है वो अम्लीय गुण में है या फिर क्षारीय गुण में है, इसको पहचान करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसी को सूचक कहते हैं। क्या बोले? वैसा पदार्थ जो हमें अम्लीय और क्षारीय गुण बताता है उसी को सूचक कहा जाता है। हाँ, अब जो है हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या भाई, तो अम्ल और भस्म का गुण, अम्ल और भस्म का गुण। देखिए दोस्तों, अम्ल और भस्म का क्या क्या गुण है अभी आपको बता चुके हैं। अम्ल और भस्म, देखिए अम्ल और भस्म का गुण। अभी आपको पहला नंबर गुण क्या बताए थे? पहला नंबर आपको गुण बताए थे कि अम्ल जो होता है ना वो स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। और भस्म में बताया स्वाद में कड़वा होता है। उसके बाद इसमें बताए थे आपको, देखिए दोस्तों, अम्ल जो होता है ना वो एकदम क्या बोलते हैं, विषैला भी होता है। एक तरह से विषैला। हर अम्ल को हम चख के नहीं देख सकते। हर अम्ल को हम चख के यदि देख लिए ना तो जीवन से जो है चखना पड़ेगा, ठीक ना। तो हर अम्ल जो है हम चख के नहीं देख सकते हैं, इसलिए उसको जो है अभिक्रिया कराया जाता है। उसके बाद उसमें देखा जाता है अगर हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो अम्ल है, और अगर देखा जाता है कि अगर OH- दे रहा है तो वो भस्म है, ठीक ना। इसलिए हम उसे जो है अभिक्रिया कराते, नहीं तो चख के देख लेते हैं वो खट्टा है ये तो अम्ल है, ठीक ना। इसलिए सभी अम्ल को हम चख नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ अम्ल जो है विषैले भी होते हैं। तो अम्ल विषैले भी होते हैं और संक्षारक भी होते हैं। अम्ल संक्षारक भी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा भाई, ये भी जो है भस्म भी जो है वो विषैले भी होते हैं। भस्म भी विषैले होते हैं, क्योंकि इसको भी जो है क्या कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है। और ये भी क्या होते हैं, संक्षारक। तो दिक्कत। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ना रंग परिवर्तक होता है। रंग परिवर्तन से पता चलता है। और ये भी क्या करता है, रंग परिवर्तन से पता चलता है। तो रंग कैसे परिवर्तन से पता चलता है, तो वही अभी सूचक बताया आपको, सूचक के माध्यम से। सूचक में जैसे मैं डेफिनेशन आपका दोस्तों, सूचक को तो आपको बताइए दिए, वैसा पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय गुण प्रदान करता है या बताता है उसी को सूचक कहते हैं। तो सूचक जो है दोस्तों, जैसे अब सूचक क्या चीज होता है, जैसे देखिए तो हल्दी दोस्तों आपका है, हल्दी आपने देखा होगा, हल्दी भी एक सूचक है। हाँ, फिनोल्फथेलिन आपने देखा होगा, फिनोल्फथेलिन आपने देखा होगा। उसके बाद मेथिल ऑरेंज आपने देखा होगा, मेथिल ऑरेंज। ये सब क्या है, एक सूचक है। और इसी में जो है ना, इसी में जब कोई अम्ल या भस्म डाला जाता है तो वो जो है रंग परिवर्तित हो जाता है। इसके बारे में अभी जो है आगे पढ़ेंगे उसमें, ठीक ना। यहाँ तक आपको जो है इस चीज के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे और विस्तार से आगे पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ तक बस आपको ध्यान रखना है कि अम्ल और भस्म का गुण क्या क्या होता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद अब अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग जो है अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है भाई, तो अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। कहने का मतलब क्या हुआ, अभी तक तो हम लोगों ने अम्ल तक को देख लिया था, अम्ल, भस्म, सूचक, उसके गुण को हमने देख लिया। अब जो है हम लोग देखेंगे अम्ल जो है धातुओं से अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल को धातुओं से अभिक्रिया कराएंगे। अब ये धातु क्या चीज होता है दोस्तों, जिसके अंत में यम आए ना वही धातु होता है। जिसके अंत में यम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, यम आ रहा है इसके अंत में, तो ये क्या हो गया, धातु। और हाइड्रोजन, ये सब अगर लास्ट में नो आ जाए दोस्तों, नो, तो वो हो जाता है वो धातु। देखिए दोस्तों, अम्ल हम लोग देख लिए कि अम्ल HCl एक अम्ल है। और धातु, देखिए दोस्तों, अम्ल के साथ धातुओं की जो अभिक्रिया कराई जाती है ना, अम्ल के साथ जब आप धातुओं की अभिक्रिया कराएंगे तो वो जो है ना आपको, अम्ल के साथ जब आप धातुओं की अभिक्रिया कराते हैं तो वो लवण और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, वो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। लेकिन दोस्तों वो अभिक्रिया कब करता है, जब हाइड्रोजन गैस जो होता है, हाइड्रोजन गैस की तुलना में धातु की मात्रा जो है ना, धातु जो है ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए। कहने का मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील धातु होना चाहिए, तभी वो अभिक्रिया करता है। अगर इससे जो है कम, अगर जैसे Cu हो जाए यहाँ पे, तो ये जो है अभिक्रिया करेगा ही नहीं, अभिक्रिया नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि धातु जो है अम्ल के साथ तभी अभिक्रिया करेगा जब H जो है ना, H उसमें हाइड्रोजन जो रहता है, अगर H से ज्यादा क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील धातु है, तभी वो अभिक्रिया करेगा। तो अधिक क्रियाशील के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, उम्मीद है आपने वो चीज देख लिया होगा। तो अब देखिए दोस्तों, HCl जो है अम्ल हो गया एक,
और धातु हमने एक पोटेशियम ले लिया के। ये पोटेशियम जो है ये क्लोरीन से नहीं बल्कि H से जो है अभिक्रिया कर लेगा, क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा क्रियाशील धातु है, हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा क्रियाशील धातु है। तो देखिए हाइड्रोजन से जब ये अभिक्रिया कर लेगा तो भाई क्या बनाएगा, ये देखिए हाइड्रोजन से ये अभिक्रिया कर लेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन से दोस्तों ये पोटेशियम जो है ना ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटा देगा और अपने कुर्सी पे जाके बैठ जाएगा और KCl का निर्माण करेगा, ये जो कि एक लवण है दोस्तों। क्या है, एक लवण है और ये माइनस होता है, माइनस या फिर प्लस, ये प्लस होता है और प्लस जो है माइनस से मिल गया जाके। उसके बाद बचा क्या भाई, तो H और 2 यानी हाइड्रोजन गैस बच गया। तो हाइड्रोजन गैस दे रहा है, क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। कहने का मतलब जब अम्ल और धातु को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। यही जो है क्या होता है, जब अम्ल को धातुओं के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं भाई, एक और उदाहरण देखिए, जैसे अम्ल में हमने ले लिया H2SO4, उसके बाद हमने ले लिया एक धातु में आपका Na, सोडियम ले लिया आपने, ठीक ना। उसके बाद सोडियम देखिए दोस्तों, सोडियम ये तो प्लस हो गया भाई, और यहाँ पे प्लस और माइनस, और ये जो है सोडियम जो है ना वो हाइड्रोजन की तुलना में क्या है, अधिक क्रियाशील है। सोडियम जो है हाइड्रोजन की तुलना में अधिक क्रियाशील है और ये जो है सोडियम जो है इसको हटा देगा अपने जगह से और ये जो है SO4 से अभिक्रिया कर लेगा। तो सोडियम SO4 से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम सल्फेट बनाएगा, सोडियम सल्फेट यहाँ पे जो है K2Cl बनाएगा ये, और KCl पोटेशियम क्लोराइड, नहीं सही है, पोटेशियम क्लोराइड। उसके बाद यहाँ क्या हो गया भाई, तो NaSO4 यानी सोडियम सल्फेट। उसके बाद बचा क्या, हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो ये NaSO4 जो है वो एक लवण है। उसके बाद एक और देखते हैं भाई, तो एक और हम ले ले हैं HCl जैसे ले लिए और Cu जैसे ले लिए, HCl और कॉपर। अब देखिए दोस्तों कॉपर जो होता है ना वो हाइड्रोजन की तुलना में कम क्रियाशील है, कॉपर हाइड्रोजन की तुलना में कम क्रियाशील है, जिस वजह से ये कॉपर जब इसको साइड करना चाहेगा, इसको जब भी साइड करना चाहेगा तो ये नहीं होगा, और जब साइड ही नहीं होगा तो अभिक्रिया भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि H की तुलना में कॉपर क्या है, कॉपर कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, इस वजह से ये अभिक्रिया नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए हम लोग जो अगला टॉपिक क्या है, धातु के कार्बोनेट। ये तो आपका हो गया धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया। कार्बोनेट क्या होता है दोस्तों, कार्बोनेट होता है जब किसी धातु में या फिर जब किसी तत्व में CO3 जब मिल जाए, जब किसी तत्व में CO3 मिल जाए, जैसे H हाइड्रोजन में जब CO3 मिल जाएगा तो ये जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी हाइड्रोकार्बोनेट बनाता है, ठीक। उसी तरह से जैसे Na में CO3 मिल जाए तो वो सोडियम कार्बोनेट बनाता है, Ca में CO3 मिल जाए तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो कैल्शियम धातु का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होता है दोस्तों, यदि किसी यौगिक के बीच में H आ जाए तो उसी को बोलते हैं बाइकार्बोनेट, और CO3 तो रहबे करेगा, ठीक। तो कार्बोनेट देख लीजिए दोस्तों, क्या बोल रहा है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट यानी धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब अम्ल से मिलता है, जैसे हम ले लिए एक CaCO3, ये आपका धातु का कार्बोनेट हो गया, Ca कैल्शियम और CO3 मिला तो कैल्शियम कार्बोनेट, और अम्ल हमने मिला दिया HCl, और ये जब अभिक्रिया करेगा दोस्तों ये तो प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो देखिए लवण बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, लवण बनना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ Cl और यहाँ पे H, यहाँ Ca और यहाँ पे माइनस। तो देखिए दोस्तों Ca यानी कैल्शियम, और कैल्शियम क्या करेगा, किससे जाके अभिक्रिया करेगा, ये प्लस से तो नहीं करेगा भाई, Cl से करेगा। तो क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, CaCl2। उसके बाद जल, देखिए दोस्तों H जो है यहाँ पे H, जल जो है ये भी आपका बनाएगा यहाँ पे H2O, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन यहाँ पे लिया, उसके बाद यहाँ पे जो है क्या बचा, CO और 2, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाता है। तो क्या निकला भाई, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब अम्ल से बनाया गया या फिर अम्ल से जब अभिक्रिया कराया गया तो वो जो है लवण दे रहा है और जल दे रहा है और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी दे रहा है। अब जो है एक और लेते हैं उदाहरण, NaHCO3, NaH बीच में H आ गया इसलिए ये क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट, धातु का बाइकार्बोनेट, Na सोडियम का
सोडियम बाई कार्बोनेट, और इसको जो है HCl यानी अम्ल से जब अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए दोस्तों सोडियम है और यहाँ प्लस माइनस प्लस और माइनस, तो ये जो है किससे अभिक्रिया कर लेगा Cl से, तो क्या बनाएगा NaCl, और NaCl क्या होता है लवण। ठीक, उसके बाद जो है देखिए दोस्तों H यहाँ भी और H यहाँ भी, तो 2H और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन लेगा ये, तो H2O का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद C और O2 बच गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या बनाया, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जब भी धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वो जो है जल और लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। अब हम लोग जो है अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग अम्ल और भस्म की दोनों की अभिक्रिया कराएंगे। अब हम लोग अम्ल और भस्म को अभी आपस में ही अभिक्रिया कराएंगे। अम्ल भस्म की अभिक्रिया, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया अम्ल और भस्म की अभिक्रिया। दोस्तों अम्ल जो है जब भस्म से अभिक्रिया करता है तो वो जो है ना लवण और जल निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है, लवण और जल। जैसे देखिए HCl हो गया और भस्म NaOH हो गया, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये जो है इससे मिल जाएगा जाके, क्या बनाएगा भाई, तो H2O। लेकिन H2O तो जल होता है, तो जल के जगह पे आप लिखिए। उसके बाद जो है ये Cl Na से मिल जाएगा, तो पहले हम लोग को प्लस लिखना है, तो सोडियम क्लोराइड, यानी कि क्या बनाया ये NaCl। तो क्या बनाया भाई NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड बनाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। लेकिन अब देखिए दोस्तों, जब अम्ल और भस्म को आपस में मिलाया गया, जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो वो लवण और जल बनाता है, और इसी अभिक्रिया को जो है क्या बोलते हैं भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे, जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उम्मीद है आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे अधातु के ऑक्साइड की भस्म से अभिक्रिया। क्या देखेंगे भाई, अधातु के ऑक्साइड की, अधातु के ऑक्साइड, अधातु से नहीं, अधातु के ऑक्साइड की भस्म से अभिक्रिया, अधातु के ऑक्साइड की भस्म से अभिक्रिया, यानी अधातु को लेंगे और उसके ऑक्साइड को, अधातु को भी नहीं, जैसे कार्बन एक अधातु है और इसका ऑक्साइड यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का ऑक्साइड यानी अधातु का ऑक्साइड की भस्म से अभिक्रिया करेंगे। तो एक भस्म ले लेते हैं, जैसे एक भस्म ले लिया हमने CaOH का होल 2, तो ये जो है क्या बनाएगा अभिक्रिया करके, तो CO2 जो है इससे अभिक्रिया करके क्या बनाएगा दोस्तों, देखिए ये हो गया आपका प्लस में ही है और ये माइनस, यहाँ भी प्लस और यहाँ पे माइनस। अब देखिए दोस्तों ये प्लस वाला जो है किससे मिलेगा, प्लस वाला से, माइनस से, और माइनस वाला प्लस से, तो क्या बनाएगा, देखिए Ca और CO3, देखिए CaCO3 बनाया। उसके बाद जो है H2O बच गया आपका। तो देखिए दोस्तों ये क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। कहने का मतलब जब अधातु के ऑक्साइड की भस्म से अभिक्रिया कराया था, जब अधातु के ऑक्साइड की भस्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वो जो है क्या बनाता है, कार्बोनेट। क्या बना रहा है, कार्बोनेट, यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर रहा है और जो है जल कुछ मात्रा में बना रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों आपका एक अवक्षेप है, और अवक्षेप को इस तरह से दर्शाते हैं, छोटी मतलब नीचे जाती हुई तीर चिन्ह से। तो ये क्या है, आपका एक अवक्षेप है, विलयन में बैठ जाता है ये। ठीक, उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा, और अगर यहाँ तक आपने पूरा एकदम कंप्लीट कर लिया है तो आप जो है अगला पार्ट का इंतजार कीजिए, और उसको जो है जल्द ही हमने उस वीडियो को डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।